ओम विधायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यातो सर्वकार्यार्थसिद्धये तीक्ष्णदंष्ट्रमहाकाय कल्पान्तदहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुं त्वमर्हसि। अद्य वैयाकरण भूषणसारी समास शक्तिमधिकृत्य पाठः प्रारभ्यते। तत्र समासस्य लक्षणविषये समर्थः पदविधिः इति सूत्रभाष्ये अनेके पक्षाः समुपस्थिताः सन्ति। तेषां विवेचनं मया पूर्वमेव कृतम्। इदानीं तत्र ये दोषाः आपतन्ति वा काठिन्यम् आपतति तस्य समाधानाय अग्रेसराः सन्ति वैयाकरणभूषणसार रचयितारः। तत्र इदानीं मूलरूपेण समासे खलु भिन्नैव शक्तिः पंकजशब्दवत् इति अर्धश्लोकम् आधारीकृत्य व्याख्यानं प्रारभ्यते। तत्रापि सर्वप्रथमा पंक्तिः विद्यते व्यपेक्षावादस्येवं युक्तिभाष्यविरुद्धत्वात्। अब यहाँ व्यपेक्षावाद का खंडन करने के लिए यह पंक्ति उद्धृत की है वैयाकरण भूषणसार के रचयिता ने। क्या कहते हैं? विवेक्षावादस्येवं युक्तिभाष्य विरुद्धत्वात्। इस प्रकार विवेक्षावाद में जो युक्ति जो दी गई है वह भी भाष्य के विरुद्ध है। तन्मूलकः पूर्व पदार्थ प्रधान इत्यादि उत्सर्गोपयुक्तः। तन्मूलक जो है पूर्व पदार्थ प्रधानो व्ययी भाव, उत्तर पदार्थ प्रधान अन्य पदार्थ प्रधानो उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व इत्यादि जो सामान्य बातें कही गई है वो भी अयुक्त है, उन्हें युक्ति संगत नहीं है। किंतु रेखा गवयन न्यायेन उत्सर्गोपि परम्परेव बोधक इत्याशयेन समाधत्ते। किंतु रेखा गवयन न्याय से उसे भी ठीक किया गया, उसे भी ठीक माना गया, किंतु वह भी परम्परेव बोधक, वह सामान्य जो लक्षण है वह भी परंपरा के द्वारा ही बोधक होते हैं। इस आशय से यहाँ पर कारिकाकार ने समाधान दिया है जो समासे खलु भिन्नैव शक्ति पंकज शब्द। यद्यपि मुझे इस वाक्य की ही व्याख्या करनी है, परंतु यहाँ पर इसके साथ 32 कारिका भी है, वो भी मैं कह देता हूँ। संक्षिप्त रूप से उसका भी मैं अर्थ कर दूंगा, बाद में उसके विशेष रूप से व्याख्या की जाएगी। तो दूसरी कारिका है बहूनाम वृत्ति धर्माणाम वचनैरेव साधने स्यान महद गौरवम तस्मादेकार्थी भाव आस्थित। अब अयमाशय
पूर्वस्यां कारिकायां समासे पूर्वोत्तर पदार्थयोः कल्पनाया तुलना गवयस्य रेखा चित्रवत् कृता अस्ति। कहते हैं पूर्व कारिका में समास के लक्षण में जो पूर्व पदार्थ प्रधानो व्ययी भाव इत्यादि जो कही गई उसकी कल्पना उस कल्प वो भी एक कल्पना मात्र है। उस कल्पना की जो तुलना गवय के रेखा चित्र के द्वारा की गई है। गवय के रेखा चित्र के द्वारा उस पूर्वोक्त जो कल्पना है उसकी तुलना की गई है। वास्तविक रूपेण समासे विशेष विशेषण भावापन्नस्यार्थस्य बोधिका एका विशिष्टा पृथिव्येव शक्तिस्तिष्ठति। वास्तविक रूप से समास में विशेष विशेषण भाव से युक्त जो अर्थ हैं उन अर्थ की बोधिका एक विशिष्ट पृथक शक्ति ही है। यथा कारिकाया अर्थे न स्पष्टो भवति, जैसे कारिका के अर्थ से स्पष्ट होता है। जत समासे निश्चित रूपेण पदार्थानां शक्ति पृथक एका विशिष्टा शक्ति तिष्ठति। समास में निश्चित रूप से पदार्थों की शक्ति एक पृथक विशिष्टा शक्ति मानी जाती है। यथा कहते हैं उदाहरण, तो उदाहरण में दिया है यथा कमलस्य बोधिका एका स्वतंत्र शक्ति ही अस्ति। कमल की बोधिका, कमल फूल की बोधिका एक स्वतंत्र शक्ति है। या तस्या अवयवार्थात पृथक पंकज शब्दे तिष्ठति, जो उसके जो अवयव हैं यानी पंकज के जो अवयव हैं उन अवयव के अर्थों से पृथक अलग पंकज शब्द में रहती है। वो स्वतंत्र शक्ति जो है सो उस पंकज के जो अवयव हैं, पंख आज उसके जो अवयव हैं उनके जो अर्थ हैं उनसे पृथक पंकज शब्द में वह शक्ति रहती है। पदानां पृथक शक्ति सामर्थ्येन पदार्थानां मेलनेन समासस्य एकार्थे निष्पन्ने सति समास वृत्ते बहूनां कार्याणां संगति वचनैरेव साधनीयं भविष्यति। कहते हैं पदों की जो पृथक शक्ति सामर्थ्य है उस शक्ति सामर्थ्य से पदार्थों के मेल से समास का एकार्थ में जो निष्पन्न शक्ति है वह समास वृत्ति की बहुनाम कार्यानाम संगति, समास वृत्ति की जो बहुत से कार्य हैं उनकी संगति बैठाने में वचने देव साधनीयम भवति, वचन से ही उसे सिद्ध किया जा सकता है। अर्थात जो विपेक्षावाद के मानने वाले हैं वो पदों के अलग अलग जो पद हैं उनके जो अलग अलग शक्ति हैं उनको मानते हैं और उस सामर्थ्य से पदों के अर्थों को परस्पर मेल करके समास का एकार्थ मानते हैं। उस एकार्थ में निष्पन्न जो शक्ति है उस शक्ति को वो समास वृत्ति मानते हैं। ऐसी बात मानने पर तो बहुत से कार्य ऐसे हैं उनकी संगति बैठाने में उसे वचनों के द्वारा सिद्ध करना पड़ेगा, तब ये उन पदार्थों का मेल हो सकता है। जय वाक्यार्थानाम सिद्धि करने महत् गौरवम भविष्यति, जिनके द्वारा वाक्यार्थों के सिद्ध करने में महान गौरव होगा।
अतएव एकार्थी भाव नाम्न्या शक्तेः आश्रयणं कृतम् अस्ति। इसलिए एकार्थी भाव नाम की शक्ति का आश्रयन किया गया है। अर्थात व्यपेक्षा शक्ति रूपेक्षा कृतास्ति, अर्थात विपेक्षा शक्ति की यहाँ पर उपेक्षा की गई है। अब व्यपेक्षा क्या है, एकार्थी भाव क्या है, इस पर भी थोड़ा ध्यान दें, इसे भी थोड़ा समझना जरूरी है। टिप्पणी, व्यपेक्षा शक्ति, व्यपेक्षा शक्ति का लक्षण क्या है वह देखें। स्वार्थ पर्यवसायिनां पदानां आकांक्षादिवसादिजः परस्परान्वयः स्वव्यपेक्षा। कहते हैं अपने अपने अर्थ को समझाने में जो सक्षम हैं, अपने अपने अर्थ को समझा करके संतुष्ट रहने वाले जो पद हैं, उन पदों को आकांक्षादि के द्वारा जो परस्पर अन्वय होता है उसको हम व्यपेक्षा कहते हैं। माने अलग अलग जो अर्थ को समझा करके अपने आप में खुश रहने वाले जो पद हैं, उन पदों को आकांक्षा आदि के द्वारा जो परस्पर संबंध होता है उस संबंध को हम व्यपेक्षा कहते हैं। अब अयं भावः, इसी को थोड़ा और स्पष्ट किया गया है। समासस्य घटकेषु सर्वेषु पदेषु पृथक पृथक अर्थबोधिका शक्तयः सन्ति। समास के घटक जो विभिन्न पद हैं, उन सभी पदों में अलग अलग अर्थबोधिका शक्तियां हैं। स्वस्वाधार पदानाम अर्थान उपस्थापयन्ति, और ये शक्तियां अपने अपने आधारगत जो पद हैं उन पदों के अर्थों को उपस्थापित करती हैं। ते अर्था आकांक्षादिवशात् स्वसमीपवर्तिना अर्थेन सह मिलित्वा एकम विशिष्टार्थम बोधयन्ति, और वे अर्थ आकांक्षा आदि के सहयोग से अपने समीपवर्ती जो अर्थ हैं उनसे मिल करके एक विशिष्ट अर्थ को समझाते हैं। एवं समासे स्वतंत्र रूपेण समवस्थितेषु पदेषु विराजमानाया शक्तिर्नाम व्यपेक्षास्ति। इस प्रकार समास में स्वतंत्र रूप से अवस्थित जो पदों में जो शक्तियां हैं वो विराजमान है, उस विराजमान शक्ति का नाम व्यपेक्षा है। कहते हैं उदाहरण पर समझा दीजिए। तो जथा राजपुरुषः इति समासे राज संबंध भिन्नः पुरुषः अस्यार्थस्य बोधो होति। कहते हैं जैसे राजपुरुषः, यह जो सामासिक वाक्य है, इस समास में राज संबंधी से अभिन्न पुरुष इस अर्थ का बोध होता है। अत्र समास घटकयोः राज पुरुष पदयोः पृथक पृथक द्वे शक्ति स्तः। यहाँ समास घटक जो दो पद हैं राज और पुरुष, इन दोनों पद में अलग अलग शक्तियां हैं, यानी दो शक्तियां हैं। इमे शक्ति स्वम स्वम राज संबंधिनम अर्थम पुरुषस्यार्थं चोपस्थापयत। ये दोनों जो शक्तियां हैं उनमें एक शक्तियां राज संबंधी अर्थ को उपस्थापित करते हैं और दूसरा पुरुष रूप अर्थ को उपस्थापित करती हैं। इनमें एक शक्ति राज संबंधी अर्थ को उपस्थापित करती है और दूसरी शक्ति पुरुष रूप अर्थ की उपस्थापित करती है। पुनः आकांक्षादि सहकारी कारण संयोग
पुनः आकांक्षादि सहकारी कारण सहयोगेन उभयोरर्थयोरसंगतिं दूरीकृत्य शक्य संबंध नाम्न्या लक्षणावृत्त्या राजपदस्य राज संबंधी लक्षणा भवति। कहते हैं फिर आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, तात्पर्य आदि पद से इन सबों को लिया जाता है। ये सभी सहकारी कारण शाब्दबोध में होती हैं। तो इसलिए कहा गया है आकांक्षा आदि सहकारी कारण के सहयोग से उभयोर अर्थयो असंगति, दोनों के जो अर्थ अलग अलग हैं उनमें जो असंगति है उन असंगति को दूर करके शक्य संबंध नाम्या लक्षणा शक्य स्वशक्य संबंधार्थो लक्षणा, यहाँ शक्य संबंध नाम की जो लक्षणावृत्ति है उस वृत्ति के द्वारा राजपद का राज संबंधी में लक्षणा करते हैं। अर्थात लक्षण या राज संबंधिनो अर्थस्य उपस्थिति जायते, अर्थात लक्षणा से राज शब्द का राज संबंधी अर्थ में राज संबंधी अर्थ की उपस्थिति होती है। पश्चात द्वयोरेव अर्थयो परस्पर मेलनेन आकांक्षा अत्र पुरुष शब्दस्य पुरुष पदेन पुरुषार्थ पुरुष रूप अर्थस्यापि उपस्थितिः भवति। पश्चात् द्वयोरेव अर्थयो परस्पर मेलनेन आकांक्षा भवति। पश्चात द्वयो अर्थयो माने अति राज संबंधिनी पुरुष रूप अर्थयो परस्पर मेलनेन आकांक्षा भवति। वास्तव रूपेण अर्थद्वयो यत्र परस्पर मेलनं भवति तत्र आकांक्षा भवति। संबंधी भावेन योग्यता द्वयो राजपुरुषयो संबंधी भाव जब विद्यते तद्भावेन अत्र योग्यता आगच्छति। तो योग्यता संबंधेन उभयो संबंधो स्थाप्यते। उभयो अव्यवधानेन उपस्थिति द्वयो उभयो राज पुरुष पदयो अव्यवधानेन या उपस्थिति भवति सा उपस्थिति आसक्ति भवति। वक्तुश्च तात्पर्य ज्ञानेन उभयोरर्थयोरभेद संबंधो जायते। और वक्ता का जो तात्पर्य है उस तात्पर्य ज्ञान से दोनों के अर्थ में अभेद संबंध होते हैं। इस प्रकार तात्पर्य की भी उपस्थिति हो जाती है। तथा राज संबंध भिन्न पुरुष इत्यर्थो भवति। तब इसके बाद इसका अर्थ होता है कि राज संबंधी अभिन्न पुरुष, इस अर्थ का बोध होता है। इस प्रकार एवंच विपेक्षा शक्ति ही शाब्द बोधे कार्यं करोति। इस प्रकार विपेक्षा शक्ति जो है शाब्द बोध में कार्य करती है। यह है विपेक्षा शक्ति। अब एकार्थी भाव शक्ति किसे कहते हैं तो इस पर विचार किया जाए तो प्रक्रिया दशायां प्रत्येकम अर्थवत्वेन पृथक गृहीतानां पदानां समुदाय शक्तिया विशिष्टेकार्थ प्रतिपादकता रूप एकार्थी भाव। प्रक्रिया दशा में यानी साधनिका दशा में प्रत्येक शब्द अर्थवान होते हैं। अर्थ प्रत्येक जो शब्द अर्थवान है वो अलग अलग हैं। तो पृथक गृहीता नाम पदाना उनके अलग अलग
अलग अलग पद हैं, वे अलग अलग पद हैं, उनके अर्थ भी अलग अलग हैं। वे सभी एक समुदाय शक्ति के द्वारा विशिष्ट एक अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। तो वही एक विशिष्ट समुदाय शक्ति के द्वारा अलग पद अलग अर्थ होते हुए भी समुदाय शक्ति के द्वारा विशिष्ट एकार्थ का प्रतिपादन करना ही एकार्थी भाव कहलाता है। अयम भाव समास घटक पदेषु स्वतंत्रता शक्ति नास्ति न च तेषां किमपि अर्था एव। कहते हैं समास घटक जो पद हैं उनमें कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है और न उनके कोई अलग अर्थ हैं। समास पदस्यैकः सामूहिकः विशिष्टः अर्थः अस्ति। समास पद का एक सामूहिक विशिष्ट अर्थ है। जस्तु एकया विशिष्ट शक्त्या विशेष विशेषण संबंधेन सुघटितो भूत्वा उपस्थितो भवति। और वह जो विशिष्ट सामूहिक अर्थ है वह एक विशिष्ट शक्ति के द्वारा विशेष विशेषण भाव संबंध से एक जगह मिल करके सुघटितो भूत्वा यानी एक जगह मिल करके उपस्थित होता है। समासेन च केवलम तस्यैव बोधो जायते। और समास के द्वारा केवल उसका बोध होता है, ज्ञान होता है। एवं च संपृक्तार्थस्य उपस्थिति साधिकायानाम एकार्थी भावोस्ति। इस प्रकार संपृक्त अर्थ मिला जुला अर्थ की मिले जुले अर्थ की उपस्थिति की साधिका जो है वही एकार्थी भाव के नाम से जाना जाता है। तथा राजपुरुष इति समासे घटकीभूतयो पदयो राजपुरुष पदयो पृथक पृथक कापि स्वतंत्रा शक्तिर्नास्ति। कहते हैं जैसे राजपुरुष इस समास में घटकीभूत जो राज और पुरुष पद हैं उन दोनों में पृथक पृथक कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है। न च तयोः पदयोः कश्चित् अर्थ एवास्ति। कहते हैं उन दोनों के अलग न कोई अर्थ भी है, अर्थ ही है, उन दोनों के कोई अलग अर्थ ही है। परंतु राजपुरुष इति समस्त पदे एका स्वतंत्रा शक्ति। कहते हैं किंतु राजपुरुष इस समस्त पद में एक स्वतंत्र शक्ति है। या संबंध भिन्ना पुरुषा इमम अर्थम उपस्थापयति। जो राज संबंधी अभिन्न पुरुष इस अर्थ को उपस्थापित करता है। यह विपेक्षा और एकार्थी भाव की व्याख्या हो गई। अब व्याकरण भूषण सार की जो पंक्ति है अब उस पंक्ति पर चलते हैं। उस पंक्ति है समास इति वृत्तिमात्र। समास इति का मतलब समासे खलु भिन्नैव शक्ति पंकज शब्दवत। इसमें जो समास जो है वो उसकी ओर यह इशारा करता है जो समास इति वृत्तिमात्रोपलक्षणम समर्थ पद विधि इत्यत्र पदम उद्देश्य जो विधीयते समासादि स समर्थ विग्रह वाक्यार्था विधाने सक्ता सन साधुरिति सूत्रार्थस्य भाष्याल्लाभात्। कहते हैं जो समासे खलु वृत्ति समासे खलु भिन्नैव शक्ति पंकज शब्दवत। यह जो कारिका में बात कही गई है यहाँ पर समास से वृत्तिमात्र समास पद जो है वृत्तिमात्र का उपलक्षण है। वृत्तिमात्र तो वृत्ति तो कृतधित समासिक शेख सनाद्यंत धातु रूपा जो पंचवृत्तियां हैं वो वृत्तियां पांचों में रहती है। तो समास कहने से कृत तद्धित एक शेख सनाद्यंत भी ग्रहित होंगे समास के साथ। यह इनका अभिप्राय है। यह समर्था पद विधि में यह बात कही गई है। वहां पर पदम उद्देश्य जो विधीयते स समास आदि। कहते हैं पद को उद्देश्य करके जो विधान किया जाता है
वो उसी को पद विधि कहते हैं और उस पद विधि को पद विधि के अंतर्गत समासादि पांचों आ जाते हैं। यानी कृत, तद्धित, समास, एक, सेक, सनाद्यंत, ये जो पांच हैं वे पांचों समझे जाते हैं और वे सब जब समर्थ होते हैं तभी माने समास की प्रक्रिया चलती है। स्वसमर्थ वही पद को उद्देश्य करके जो विधि समास आदि हैं वही समर्थ कहलाते हैं। विग्रह वाक्यार्थाभिधाने समक्त सन साधृति, वह विग्रह वाक्य के अर्थ के अभिधान में सामर्थ्यवान होते हुए भी वह साधु है होता है। वह समर्थ विग्रह वाक्य के अर्थ को कहने में माने सामर्थ्यवान होते हुए वह साधु होता है। व्याकरण के नियम से निष्पन्न शब्द होता है। इति सूत्रार्थस्य भाष्यालाभात्, यह सूत्र का अर्थ भाष्य से प्राप्त होता है। अब है पदोद्देश्यक विधित्वंच, कहते हैं जो पद का उद्देश्य करके जो विधि होती है वह क्या है, वही कहते हैं जो कृतद्धित समासिक सेक सनाद्यंत धातु रूपासु पंचसु अपि वृत्तिषु अस्ति, वह पदोद्देश्यक विधि जो है कृत, तद्धित, समास, एक, सेक, सनाद्यंत, धातु रूप पांचों में वह वृत्तियां रहती हैं। विशिष्ट सत्य स्वीकर्तॄणाम विपेक्षावादिनाम मते दूषणम, कहते हैं विशिष्ट शक्ति को स्वीकार नहीं करने वाले जो विपेक्षावादी हैं उनके मत में तो बहुत से दूषण है, दोष हैं। और उनका जो दूषण है वो एकार्थी भाव को मानने वाले जो हैं उनके मत में वही शक्ति साधक हो जाती है, वही शक्ति साधक हो जाती है। इसलिए कहा गया है इस शक्ति साधकम का शक्ति साधक मेवे त्यासये न आह पंकज शब्द व्यतीति, माने इसी आशय से कहा गया है जो पंकज शब्दवत। अब यह पंकज शब्दवत क्या है, तो वही कहते हैं जब पंकजनि कर्तुरपि योगादेव उपस्थितो तत्रापि समुदाय शक्तिर्नो सिद्धेत, कहते हैं जो पंकज बनता है, पंकज जायते इति पंकज, यहाँ पर पंकजनि कर्ता का बोध योग से सिद्ध होता है, योग शक्ति से सिद्ध होता है। तो जो पंकजनी करता यह इसका योग शक्ति से उपस्थित होने पर तत्रापि समुदाय शक्ति न सिद्धित, वहां पर समुदाय शक्ति सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि पंकज का अर्थ तो समुदाय के आधार पर निकलता है, लेकिन केवल यह पंकजनी कर्ता का यदि बोध करने पर योग से ही वह इस अर्थ की उपस्थिति होती है, समुदाय से उस अर्थ की उपस्थिति नहीं होती है। अब आगे कहते हैं न च पदमत्व रूपेण उपस्थित सा कल्पित इति वाच्यम, कहते हैं यहाँ पर पदमत्व रूप से यानी पंकज का अर्थ जो कमल होता है उस कमल रूप से उपस्थिति के लिए यहाँ उसकी कल्पना नहीं की गई है, समुदाय शक्ति की कल्पना नहीं की गई है। यहाँ पर यह बात भी आती है तो पदमत्व रूप से उपस्थिति कहते हैं जो यहाँ पर
समुदाय शक्ति नहीं, यहाँ पर योग शक्ति की कल्पना नहीं की गई है। तो कहते हैं यदि योग शक्ति की यहाँ पर कल्पना नहीं की गई है तब कौन शक्ति की गई है? तो कहते हैं यहाँ पर इस शब्द के लिए समुदाय शक्ति की कल्पना की गई है। तब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है, यदि यहाँ पर योग शक्ति ऊपर में आप दिखाते हैं, वहाँ योग शक्ति की कल्पना नहीं की गई है, तो उसी प्रकार यहाँ पर केवल समुदाय शक्ति की कल्पना की गई है, तो उसको कहते हैं जोगरूढ़, जिसमें अब अवयव शक्ति सहित समुदाय शक्ति का भान हो, उसको कहते हैं जोगरूढ़। तो पंकज शब्द जो है जोगरूढ़ शब्द है। तो यहाँ पर वह समुदाय शक्ति के द्वारा विपेक्षावादी यहाँ बोध करते हैं। तो कहते हैं तो पदमत्वेन रूपेण उपस्थिति के लिए योग से काम नहीं चलेगा, तो वहां पर हम समुदाय शक्ति की कल्पना करेंगे। तब उस पर एकार्थी भाव वाले कहते हैं यह आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चित्रवादी पदेपि स्वामित्वेन उपस्थितये तत्कल्पना आवश्यकत्वात्। तब कहते हैं तब चित्रगु में चित्रागौर्जस्य जस्य से जो स्वामी का बोध होता है, चित्र गाय वाला यह जो अर्थ होता है, स्वामी का जो बोध होता है, तो वहाँ स्वामित्वेन उपस्थिति जो है उसकी भी कल्पना करना आवश्यक है। वहाँ पर भी उसकी भी तब कल्पना कीजिए माने समुदाय के रूप में। लक्षण एवं तथोपस्थिति रीति चेत, यदि कहेंगे जो नहीं हम पंकज शब्द में लक्षणा के द्वारा हम उपस्थित कर लेंगे, उस समुदाय का बोध हो जाएगा, तो पंकज पदे पीसा सुविधा नहीं करने में उल्टा होगी। कहते हैं चित्रगु में आप कहेंगे जो नहीं हम लक्षणा के द्वारा वहां पर समुदाय की हम उपस्थित करेंगे। चित्रागौर जस्य, यहाँ पर जस्य से स्वामी का जो बोध होता है, उस स्वामी का बोध हम लक्षणा के द्वारा उपस्थित कर लेंगे। तब मेरा कहना है जो पंकज पदी भी सासुचा, तो पंकज पद में भी आप लक्षणा के द्वारा ही ऐसा बोध कीजिए। पंकज पद से कमल पुष्प रूप अर्थ का बोध आप यहाँ पर भी लक्षणा के द्वारा कीजिए। उसी प्रकार एवं रथकार पदे, उसी प्रकार रथकार पद में भी आप लक्षणा के द्वारा ही बोध कीजिए। तो एक जगह आप समुदाय के द्वारा बोध करेंगे, एक जगह लक्षणा के द्वारा बोध करेंगे, यह ठीक नहीं है। विपेक्षा या एकार्थी भाव वाले जो हैं सुविपेक्षावादी को यह दोष दिखा रहे हैं। अब यहाँ है तथा च वर्षासु रथकारोग्निमादधीत इत्यत्रापि विनाम लक्षणाम क्लिप्त योगेन ब्राह्मणादि विषय तयैवोपपत्तो तत्कल्पनां कृत्वा जाति विशेषस्य अधिकारित्वं प्रकल्प्य अपूर्व विद्या कल्पनम युक्तम स्यादिति भावः। कहते हैं और इस प्रकार बरखासु रथकारो अग्निमादधीत, यह स्रोत सूत्र का वचन है। माने वर्षा ऋतु में रथकार अग्नि का चयन करें। यहाँ भी बिना लक्षणा का क्लिप्त योग से माने समुदाय शक्ति के योग से आप ब्राह्मणादि विषय उपत्तो, ब्राह्मणादि की विषयता ही सिद्ध होती है। तत्कल्पनाम कृत्वा, उसकी कल्पना करके फिर जाति विशेषस्य अधिकारित्वम, जाति विशेष को आप अधिकारी जो बना रहे हैं, प्रकल्प्य जाति विशेष को अधिकारी बनाने के लिए अपूर्व विद्या कल्पना जो आप करते हैं वो अयुक्त है, यह करना ठीक नहीं है। अपूर्व विद्या का कल्पना करना ठीक नहीं है। यह
ऊपर की पंक्ति का भाव है। अब और इसको, इस पंक्ति को आशय के द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है। कहाँ से? तो न च पद्मत्वेन रूपो न च पद्मत्व रूपेण उपस्थिते इत्यादि जो पंक्ति है, अब उस पंक्ति का आशय यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। थोड़ा इसे गौर से देखें। योग शक्तिया पंकज पदेन पंकावधिक जनिकर्ता इत्यर्थस्य उपस्थितिर्भवतु। कहते हैं योग शक्ति के द्वारा पंकज पद से पंकावधिक जनिकर्ता इस अर्थ की उपस्थिति हो, परंतु पद्मत्वेन इदं पद्मम् अस्ति अनेन रूपेण उपस्थिते पंकज शब्दे विशिष्ट कल्पना कृता अस्ति। किंतु पद्मत्व रूप से पंकज का अर्थ कमल पुष्प होता है। इस रूप से यह पद्म है, यह कमल है। यह योग शक्ति से आप केवल योग शक्ति से आप उपस्थित करना चाहेंगे वह नहीं होगा, क्योंकि योग शक्ति से यदि आप करेंगे तो घोंघा सितुआ आदि सब पंख से उत्पन्न लेते हैं। हाँ, कमल पुष्पी होता है तो सबका बोध होने लगेगा, किंतु कमल पंकज से केवल कमल पुष्प का बोध होता है। यह शास्त्र और व्यवहार में भी है। तो यहाँ पद्मत्वेन उपस्थिति, कमल पुष्प के रूप में उपस्थिति यह पद्म है, यह यदि केवल कहते हैं तो यह जोग से इस अर्थ की केवल उपस्थिति नहीं होती है। इसके लिए अनेन रूपेण उपस्थिति माने पंकज पद से यह कमल पुष्प है, इस रूप में उपस्थिति के लिए पंकज शब्द में आप विशिष्ट की कल्पना करते हैं। पंकज शब्दे विशिष्ट कल्पना कृता। यदि एवं उत्तरम स्यात् तदा चित्रगु इत्यादि पदेपि अयम स्वामी अस्ति इत्येवं प्रकारेण स्वामित्वेन स्वामिनः उपस्थितये विशिष्ट शक्ति कल्पना आवश्यकी। यदि आप पंकज शब्द में विशिष्ट कल्पना के द्वारा पंकज शब्द का अर्थ कमल यह बोध यदि करते हैं तो इस परिस्थिति में चित्रगु यह जो पद है चित्रा गौर्जस्य विचित्र वर्ण वाली गाय जिसकी है, यह जो अर्थ बोध होता है तो यहाँ पर दस्य से अर्थ बोध हो माने विचित्र वर्ण वाली गाय के जो मालिक हैं उसका अर्थ बोध होता है। चित्रगु का मतलब हो गया विचित्र वर्ण वाली गाय के जो मालिक हैं, तो वहां पर गाय का जो मालिक है स्वामी, इस अर्थ के बोधन के लिए अयम स्वामी अस्ति, यह स्वामी है, यह स्वामी है माने विचित्र वर्ण वाली गाय के ये स्वामी हैं। इस प्रकार के स्वामित्वेन स्वामिना उपस्थिति, स्वामी के द्वारा स्वामित्व के द्वारा स्वामी का की उपस्थिति करने के लिए यहाँ पर भी आपको विशिष्ट शक्ति की कल्पना करनी पड़ेगी जो आवश्यक है। आपको स्वामित्वेन स्वामी की उपस्थिति चित्रगु में भी करना, विशिष्ट शक्ति के द्वारा कल्पना करना आवश्यक है। अब कहते हैं यदि मीमांसक मते लक्षणावृत्ति द्वारा स्वामिना अर्थस्य उपस्थिति भवति। कहते हैं यदि मीमांसक के मत में लक्षणावृत्ति के द्वारा स्वामी अर्थ की उपस्थिति होती है, तत्र विशिष्टा शक्ति नास्ति, वहां पर विशिष्टा शक्ति वो यदि नहीं मानते हैं, तदा चेत तदा पंकज पदेपि लक्षणा मत्वा पद्मस्योपस्थितिर्भवतु। तथा पंकज पद में भी लक्षणा को मानकर पद्म की उपस्थिति करें, कमल की उपस्थिति करें, तब पंकज पद में भी लक्षणा के द्वारा पद्म की कमल की उपस्थिति करें। पुनः तत्र विशिष्ट शक्ति किं कार्यम, फिर वहां पर विशिष्ट शक्ति का क्या काम
क्या काम है? वहां पर पंकज पद के लिए विशिष्ट शक्ति का कौन काम उपस्थित होता है? एवमेव रथ रथकारेपि लक्षणां मत्वा रथकार जाति मताम उपस्थिति भविष्यति। उसी प्रकार रथकार पद में भी लक्षणा के द्वारा रथकार जाति की उपस्थिति होगी। उसी प्रकार रथकार पद में भी लक्षणा को मान करके रथकार जाति की उपस्थिति होगी, परंतु मीमांसा शास्त्रम लक्षणाम नेच्छति, परंतु मीमांसा शास्त्र जो है लक्षणा नहीं चाहता है। यथा बरखासु अर्थात बरसर्तो रथकारो न्याधानम कुर्यात्, यथा वह ऊपर की जो पंक्ति है वो है बरखासु रथकारो न्याधानम कुर्यात्। यहाँ पर बरखासु अर्थात वर्षर्तु, वर्षा ऋतु में रथकार अग्नि का आधान करें। यह जो श्रोत वाक्य है, श्रोत वाक्य न रथकारस्य रूढ़ार्थ विशिष्टार्थ ग्रहणेन शूद्रस्य रथकारस्य तक्षादात विशेषस्य वेदाध्ययनाधिकारः सिद्ध्येत। कहते हैं यहाँ पर श्रोत वाक्य के द्वारा रथकार का जो रूढ़ अर्थ होता है, तो रूढ़ार्थ विशिष्ट अर्थ के ग्रहण कर रूढ़ार्थ विशिष्ट अर्थ के ग्रहण से शूद्र रथकार जो हैं, जो तक्षा जाति विशेष वाले हैं, यानी जिसको बढ़ई कमार आदि भाषा में कहते हैं, वह जो तक्षा जाति विशेष जो है उन्हें भी वेदाध्ययन का अधिकार सिद्ध हो जाता है। रूढ़ अर्थ लेने पर उन्हें भी वेदाध्ययन का अधिकार सिद्ध हो जाता है। अतः योग शक्त्या रथकारम कंचित ब्राह्मणादिम गृहणीया, इसलिए यहाँ योग शक्ति के द्वारा रथकार के रूप में किसी ब्राह्मण आदि का ग्रहण करना चाहिए। एवं पूर्व पक्षस्यानंतरम तमेव समुदाय शक्त्या प्राप्तम तक्षाणम रथकारम एव स्वीकुर्यात्। इस प्रकार मीमांसा जो है पूर्व पक्ष के द्वारा पूर्व पक्ष के अनंतर उसी में समुदाय शक्ति के द्वारा जो प्राप्त जो तक्षा है माने बढ़ई है उन्हें स्वीकार किया जाए। अतः वहाँ पूर्व पक्ष करके उन्हीं में तक्षा में समुदाय शक्ति के द्वारा जो रथकार का बोध होता है वहीं पर यह स्वीकार किया जाए। समुदाय शक्ति के द्वारा ही जो योग शक्ति से करते हैं समुदाय शक्ति से ही वह स्वीकार किया जाए। तस्मै एव उपयोगिनाम वेद मंत्राणाम अधिकार प्रदत्यात्, और उसी तक्षा को उसी बढ़ई को उसी बढ़ई के लिए उपयोगी वेद मंत्रों का अधिकार प्रदान किया जाए। एवं निर्णय पूर्व मीमांसायाम कृतोस्ति, इस प्रकार का निर्णय पूर्व मीमांसा में किया गया है। परंच तदर्थम नूतन रीत्या विद्याया कल्पनम असंगतम अनुचितं च भविष्यति, परंच उसके लिए नवीन ढंग से विद्या की कल्पना करना यह असंगत है, अनुचित है। यह असंगत होगा और अनुचित भी होगा। अर्थात मीमांसाकारेण शूद्रस्य कृते अधिकारं प्रदायापि, अर्थात मीमांसाकार के द्वारा शूद्र के लिए अधिकार प्रदान करके भी रथकारे समुदाय शक्ति स्थापना कृतास्ति, रथकार में समुदाय की स्थापना उन्होंने की है।
रथकार में उन्होंने समुदाय की स्थापना की है। तथा च तस्मिन् प्रसंगे लक्षणाया चर्चा भी न कृता, उस प्रसंग में वे लक्षणा की कहीं चर्चा नहीं किए हैं, उस प्रसंग में कहीं लक्षणा की चर्चा नहीं किए हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है अतो मीमांसका अपि समुदाय शक्ति समर्थका संत। इसलिए यह सिद्ध होता है कि मीमांसक लोग जो हैं वे भी समुदाय शक्ति के ही समर्थक हैं। इसलिए मीमांसक लोग भी समुदाय शक्ति के समर्थक हैं। यहाँ तक इस आधे कारिका की व्याख्या की गई। अब इससे आगे अगले दिन व्याख्या की जाएगी। तब यहीं पर हम वाणी को विश्राम देते हैं। हरि ओम शांति।